हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर जो है सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी पहली क्लास है और यहाँ पर जो हमने जो है यहाँ पर डेवलपमेंट चैप्टर जो है वो यहाँ पर ले लिया है। तो हम यहाँ पर जो है डेवलपमेंट विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी दिसंबर में और जो जनवरी में आए हुए थे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और उन प्रश्नों के थ्रू हम जो ऑप्शंस हैं उनको हम एक एक ऑप्शंस को क्लियरली समझने वाले हैं। एक एक ऑप्शन को मैं आपको समझाने वाला हूँ जिससे कि आपको सीटेट के पेपर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत में यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है, कि विकास को कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रभावित करता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल तरीके से समझाता हूँ, इसको मैं साइड कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए जो विकास होता है वो दो तरीके का होता है। विकास जो है वो दो तरीके से प्रभावित होता है। एक तो विकास जो होता है वो होता है हेरिडिटी, मतलब कि आनुवंशिकता, और जो है एनवायरनमेंट मतलब कि वातावरण का गुणनफल होता है। यदि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होता है। अब यहाँ पर हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी तो होती है जो कि आपके माता पिता से या फिर जो आपके दादा प्रदादा से जो आपको वंशानुगत लक्षण मिलते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि बहुत से कहते हैं अरे इसकी नाक तो इसकी मम्मी की तरह मोटी है, बहुत से कहते हैं इसकी अरे इसकी आंखों का रंग तो जो है इसके पिता की आंखों तक की तरह होता है, या फिर बहुत से कहते हैं कि इसके ये तो इसकी मम्मी की तरह मोटा है। तो यहाँ पर जो है हेरिडिटी वो होती है। तो यहाँ पर पहला हेरिडिटी का मतलब कि तो आनुवंशिकता से है। तो आनुवंशिकता, तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन तो सही है कि आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। दूसरी बात यहाँ पर एनवायरनमेंट की हम करते हैं। तो एनवायरनमेंट में जो है स्कूल आ जाता है। तो स्कूल, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है शिक्षा से, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर संस्कृति है। तो संस्कृति, अगर किसी की कल्चर अलग अलग होंगी तो कल्चर से अगर पहले की संस्कृति को याद नहीं रखेगा तो उसका समाज जो है विकास प्रभावित होगा पहले की संस्कृति से। अब की संस्कृति नई संस्कृति अभी उसे समझनी होगी, तो यहाँ पर संस्कृति भी जो है विकास को प्रभावित करती है। और चौथा है यहाँ पर सामाजिक नीतियों से, मतलब कि समाज में हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से जो है बातचीत करनी है, बड़ों से छोटों से कैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ पर सामाजिक नीतियाँ भी जो है विकास को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1 2 3 और 4। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो यहाँ पर डैश मतलब कि पहला ऑप्शन है केंद्र से बाह्य की ओर। केंद्र से बाह्य की ओर का मतलब है कि जो आपकी मेरी रज्जु है, जो आपकी पीछे की जो बैकबोन है, उससे लेकर के विकास शरीर की सभी तरफ, सिर की तरफ, पैरों की तरफ, मतलब केंद्र से बाहर की ओर तरफ चलता है। और इस प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं, प्रोक्सीमोडिस्टल। इस प्रक्रिया का नाम है प्रोक्सीमोडिस्टल। और जो दूसरी प्रक्रिया है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला केंद्र से बाहर की ओर, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को समझते हैं कि पैर से सिर की ओर। तो विकास की प्रक्रिया है जो पैर से सिर की ओर नहीं होती बल्कि जो है सिर से पैर की ओर होती है। और जब सिर से पैर की ओर होगी तो इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा सिफेलोकोडल। क्या नाम हो जाएगा? सिफेलोकोडल। और जब तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य। जो विकास की प्रक्रिया विशिष्ट से सामान्य नहीं होती बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। मतलब पहला जो बच्चा है वो बैठना सीखेगा, फिर जो खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, फिर उसके बाद दौड़ना सीखेगा, मतलब कि सामान्य क्रियाएं करेगा। पहला सामान्य होगा इसका विकास, फिर जब विशिष्ट होगा। चौथा ऑप्शन है जटिल से सरल। जटिल से सरल नहीं होता, सरल से ही जटिल की ओर होता है विकास। तो मतलब पहले सरल क्रियाएं करना सीखेगा, फिर उसके बाद जटिल क्रिया करना सीखेगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर जो है केंद्र से बाह्य की ओर, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना नहीं ये कथन पूछा है, मतलब कि हमसे क्वेश्चन में नेगेटिव ऑप्शन पूछा है। तो नेगेटिव ऑप्शन कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर जो है नेगेटिव नहीं है बल्कि ये कैसा है, पॉजिटिव है। पहला ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव है कि बच्चे अलग अलग दर और या गति पर विकसित होते हैं, कि सभी का विकास एक स्पीड पर, एक गति दर पर नहीं होता। दूसरा है विकास क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक यहाँ पर देखिए ग्रेजुअली लिखा हुआ है। क्रमिक का मतलब होता है, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, मतलब विकास धीरे धीरे होता है।
ये नहीं कि एकदम कोई छोटा बच्चा है वो एकदम से बड़ा व्यक्ति बन गया वयस्क। पहले उसका धीरे धीरे होगा, पहले इन्फेंसी स्टेज, फिर इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर ऑपरेशनल, फिर जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे के थ्रू। मतलब एक एक स्टेज के थ्रू वो जाएगा। पहले जैसे कि इन्फेंसी, इसके बाद वो अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, और उसके बाद जो एडोलसेंस में जाएगा। तो इस तरीके से विकास जो है उसका धीरे धीरे होता है। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तीसरा है विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित मतलब कि ऑर्डरली, एक सीक्वेंस में विकास होता है। ये एक एक स्टेज आती है, जैसे कि पहले इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडिल चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, और फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ये सारी स्टेज एक एक व्यवस्थित आती हैं। ये नहीं कि अर्ली चाइल्डहुड पहले आ गई फिर इन्फेंसी बाद में आ रही। सारी विकास जो ऑर्डरली है, क्रम है विकास का, वो एक समान होता है। तो ये भी पॉजिटिव है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो विकास हमेशा अनिरंतर नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, निरंतर, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। और हमसे यहाँ पर नेगेटिव कथन पूछा और नेगेटिव ये, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डिबेट और हुई थी, वो डिबेट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत पहले, बहुत सालों पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने की थी कि यहाँ पर एक कंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस वर्सेज कॉन्टिन्यूअस की, डिसकंटिन्यूअस वर्सेज कंटिन्यूअस की एक डिबेट हुई थी। तो बहुत से मनोविज्ञान कहते हैं कि कंटिन्यूअस होता है विकास, कुछ मनोविज्ञान कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन अब यहाँ पर कंटिन्यूअस मतलब कि विकास जो है कुछ इस तरीके का कंटिन्यूअस होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये कह दिया। अब डिसकंटिन्यूअस किस तरीके का होता था वो मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले स्टेज मान लीजिए, एक स्टेज अर्ली चाइल्डहुड, तो उसमें इतना विकास होगा बच्चे का। दूसरी स्टेज आगे मिडिल चाइल्डहुड, उसमें बच्चे का विकास सिर्फ इतना सा होगा, जो इसकी मनोवैज्ञानिकों ने फिक्स कर दिया कि बच्चा यहाँ पर पहली स्टेज में जो है चलना सीखेगा तो बच्चा चलना सीखेगा, दूसरी स्टेज में अगर दौड़ना सीखेगा तो दौड़ना ही सीखेगा। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने फिक्स कर दिया। तो उसी तरीके से विकास होता। तीसरी स्टेज आई लेटर चाइल्डहुड, उसमें बच्चे का इतना विकास होगा तो उतना ही विकास, मतलब कि पहले से ही मनोवैज्ञानिकों ने फिक्स कर दिया। बल्कि विकास इस तरीके से नहीं होता। अगर हम जैसे कि उसको एनवायरनमेंट दे दें, अब जैसे बच्चे को हम अगर जल्दी से उसे पकड़ कर चलाना सिखा दें तो वो पहले ही चलना सीख जाएगा। अब मान लीजिए पहली स्टेज में वो चलना सीख रहा है, यहाँ पर दूसरी स्टेज में वो दौड़ना सीख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पहली स्टेज में उसे धीरे धीरे अच्छी तरीके से चलाने सिखा दो तो वो पहली स्टेज में भी दौड़ सकता है, अगर हम उसे सिखा दे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इस जो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है उसको गलत ठहराया गया, और तभी से लेकर के जो विकास जो हमेशा वो कैसा माना गया, निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाने लगा। तो यहाँ पर इस तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है चौथा हो जाएगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बचपन के प्रारंभिक सालों में विकास जो है किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बचपन के प्रारंभिक सालों में। तो मैं यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा जो आपको फिगर्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो फिगर मैं यहाँ पर थोड़ी ले लेता हूँ फिगर्स। तो यहाँ पर देखिए मैं फिगर ले लेता हूँ एक बार। तो इन आकृतियों के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है मैं विकास को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं शारीरिक विकास ले लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा शारीरिक विकास, यहाँ पर आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास इस ऑप्शन में, और इसमें आ जाएगा सामाजिक विकास और जो है संवेगात्मक विकास। अब देखिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन को आराम समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो शारीरिक विकास है, इसके अंदर जो बच्चे की जो बाहरी आकृति है उसमें विकास होता है। जैसे कि उसकी मोटाई में वृद्धि हो गई, उसके वजन में वृद्धि हो गई, और जो इसकी लंबाई बढ़ गई। तो ये सभी जो इसकी बाहरी आकृति में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास इस तरीके से होता है। संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रियाएं हो जाती हैं यहाँ पर। और दूसरी यहाँ पर जो है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि अमूर्त चिंतन की जो है वो बच्चे करने लग जाते हैं, चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं। और जो है रीजनिंग तर्क करने लग जाते हैं, रीजनिंग तर्क भी करने लग जाते हैं बच्चे कि आपस में एक दूसरे से तर्क करने लग जाते हैं। और संज्ञानात्मक विकास में मेटाकॉग्निशन भी होने लग जाता है। मेटाकॉग्निशन, अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेटाकॉग्निशन होता है
मेटाकॉग्निशन क्या होता है देखिए यहाँ पर, तो मेटाकॉग्निशन होता है जैसे कि किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे कि आपने कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसकी एक लंबी प्रोसेस बनाने लगे उस कार्य की कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं आए। अब जैसे कि आप लोग जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अभी, अब आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करा कि इसका आपने सिलेबस ढूंढा। फिर आपने जब इसका सबसे पहले सिलेबस ढूंढा तो उसके बाद में आपने सबसे अच्छे टीचर को ढूंढा कि कौन सा टीचर जो अच्छा पढ़ाता है। तो मान लीजिए मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं आपको, तो आपने मेरी वीडियो देख ली। इसके बाद में अगर आपने फिर इसके बाद आपने सोचा कि अगर मेरा सीटेट का पेपर एक बार पास हो जाएगा तो मैं मेन एग्जाम में बैठ पाऊंगा, फिर मेन एग्जाम के पास कर लूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो अच्छा घर होगा, बंगला होगा, पैसा होगा, गाड़ी वगैरह वगैरह। तो ये सारी आपने एक सोच बना ली अभी से ही सीटेट के पेपर की तैयारी से ही। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन, इसी को ही हम यहाँ पर मेटाकॉग्निशन की धारणा मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर सामाजिक की या फिर संज्ञानात्मक की विकास की। तो यहाँ पर सामाजिक विकास जो कि समाज के अकॉर्डिंग जो चलता है, जैसे समाज में व्यवहार है, समाज में बातचीत करना है, किस तरीके से व्यवहार, तो उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। अब बात आती है संवेगात्मक विकास की। तो संवेगात्मक विकास क्या होता है, जैसे कि संवेगात्मक विकास जैसे कि संवेगात्मक में आते हैं प्यार, गुस्सा, ये दोनों जो पहलू हैं वो संवेगात्मक के हैं। अब आपने अगर आपके संवेगों पर नियंत्रण है तो आपको गुस्सा आपको कंट्रोल करना आएगा, गुस्सा भी आप टाइम पर कंट्रोल कर लोगे। संवेगात्मक पर है, अगर आप पर संवेग या इमोशन पर कंट्रोल है आपको, तो आपको टाइम टाइम पर प्यार भी दिखाना होगा। अब देखिए, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर किसी भी तरीके के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर मान लो किसी की कोई शादी हो रही है, अब मान लो आपको किसी भी कारण से कोई व्यक्ति आपसे लड़ गया, लड़ाई हो गई, उसने कुछ कह दिया, अगर आपने आपके इमोशन पर कंट्रोल कर लिया और आपने सोचा कि अगर 2-4 बातें देख लेंगे तुझको, पहले मैं अपना पेपर दे के आता हूँ, तो अपना एड्रेस दे मुझे, मैं तेरे घर आ जाऊँगा, फिर तुझे जो गाली देनी है या कुछ करना है तुझे देख लूँगा बाद में। तो आपने उस टाइम अपने इमोशन पर कंट्रोल दिखा लिया, संवेगात्मक पर कंट्रोल दिखा, और संवेगात्मक पर कंट्रोल दिखा लिया तो आपका पेपर भी पास हो जाएगा, आपकी शादी या फिर आपकी शादी हो जाएगी, और उसके बाद में जो है आप उसको तोड़ भी सकते हो अच्छी तरीके से। और अगर आपने वहीं पर उसे बजाना शुरू कर दी कि ले अभी बजाऊँ मैं पेपर तो कभी और देख लूँगा, तो आपने वहाँ पर अपना इमोशन खो दिया, और इमोशन खो दिया आपने वहाँ पर, तो आपको फिर वहाँ पर अपनी पेपर से भी छोड़ना पड़ेगा, पेपर नहीं होगा, आपकी शादी नहीं होगी, और आपको वहाँ पिटना भी पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जिसका इमोशन अच्छा डेवलपमेंट हो गया है वो सही रहेगा। तो इमोशनल डेवलपमेंट, प्यार, गुस्सा, इस तरीके का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता, देखते हैं कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल अभी बताया, तो पहला ऑप्शन सही है, इसके स्किल पर भी ध्यान देना जरूरी है। दूसरा है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, अब इस आप इसको आंसर दे सकते हैं, तो दूसरा भी सही है। संज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये भी ऑप्शन सही है। संवेगात्मक कौशल, इमोशनल स्किल भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और अमूर्त तर्क यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि यहाँ पर देखिए इस साल जो है, मतलब कि जो दिसंबर में या फिर जनवरी में जो है एक शिफ्ट में यहाँ पर जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा गया है, क्रांतिक अवधि। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत कई सालों से पहले नहीं आया, ये फिलहाल अभी आने लगा है। तो यहाँ पर बताता हूँ आपको क्रांतिक अवधि होती क्या है। जैसे कि एक बच्चा है और उसके बचपन में एक मान लीजिए आप कोई ऐसी घटना देख ली, या फिर आप जब वयस्क हुए, या फिर वयस्क, तो जब आप वयस्क हुए तो आपने कोई ऐसी घटना देख ली जिससे कि आप उस घटना को भुला नहीं पा रहे हो, उस घटना को भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वो घटना है उसका प्रभाव कम होता जाएगा आप पर, और जब प्रभाव कम होता जाएगा तो आप में एक परिवर्तन भी देखने को मिला। मतलब आपके विकास के दौरान जो है अपरिवर्तन की घटना, विकास जब हो रहा था आपका, बचपन से आप वयस्क में जा रहे थे, या फिर वयस्क से जो आप प्रौढ़ावस्था में जा रहे थे, और भी जो आप प्रौढ़ हो रहे थे, मतलब कि आपकी एज निकलती जा रही थी, तो बचपन से आप या तो वयस्क में जा रहे थे, वयस्क से और आगे की एज में जो जा रहे थे आप वृद्धावस्था वाली एज में, वृद्धावस्था वाली एज में, तो जो आपको बीच में जो घटना हुई आपकी मतलब कि अचानक जो घटना आ गई, आप उस घटना को भुला नहीं पा रहे हो, तो उसमें जो आपके विकास में बाधा डाल दी गई, आप उस घटना को भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन आप
कुछ कर भी नहीं सकते, और उस जैसे जैसे वो घटना टाइम पीरियड लंबा होता जाएगा, आप उस घटना का प्रभाव जो आप पर कम होता जाएगा। तो उसी तरीके उसको कहते हैं हम यहाँ पर क्रांतिक अवधि। तो अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय घटना, तो ये विकास हो रहा था आपका, उसके बीच में एक अपरिवर्तनीय क्षति आ गई थी, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं था पड़ता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट होता है वो होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। अब वातावरण का प्रभाव नहीं होगा तो फिर विकास ही नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, आनुवंशिकता का प्रभाव भी होगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डिटेल से बताया कि आनुवंशिकता का प्रभाव भी होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बाल्यावस्था का विकास, उसका जो शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड की। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चा जो है वो पहले तो अनुसरण करता है, मतलब कि बड़ों का अनुकरण द्वारा सीखता है, इमिटेशन करता है। मतलब कि इमिटेशन का मतलब है कि बच्चा यहाँ पर जो है कॉपी करता है कि बड़ा जो भाई तरह की भाषा बोलता है, अगर बड़ा जो व्यक्ति जो है वो असभ्य भाषा का यूज करेगा तो जो बच्चा है वो भी असभ्य भाषा का ही यूज करेगा, गलत भाषा का यूज करेगा। और यदि बड़ा जो है सही भाषा का यूज करेगा तो छोटा बच्चा भी जो है सही भाषा का यूज करेगा। तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड की ये इमिटेशन। इसके बाद इसमें आती है क्यूरियोसिटी, मतलब कि जिज्ञासा भी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पाई जाती है। और जो बच्चा है वो प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है, इसमें प्रतीकात्मक खेल में भी रुचि रखता है, और इस अवस्था को जो है टॉय एज की अवस्था भी कहा जाता है। ये टॉय एज की अवस्था भी है, इस अवस्था में अर्ली चाइल्डहुड है वो टॉय एज की अवस्था है। और इसमें जो भाषा अर्जन के लिए जो है संवेदनशील चरण है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा संवेदनशील, पहला सही हो जाएगा। दूसरा सुस्त धीमा नहीं हो सकता, निष्क्रिय नहीं हो सकता, परेशानीदायक भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला संवेदनशील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी जो है एक नई चीज़ आई है इस क्वेश्चन में भी, ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये क्वेश्चन भी एक नया है तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। पहली बार सीटेट के एग्जाम में आया हुआ था कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। मस्तिष्क नमनीयता मतलब कि ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या समझाता है। तो यहाँ पर जो ब्रेन प्लास्टिसिटी है इसका मतलब है कि जो ब्रेन है, मतलब कि बालक विकास होना चाहिए, बाल विकास जो होना चाहिए वो प्लास्टिक की तरह होना चाहिए। अब प्लास्टिक की तरह कैसे होना चाहिए कि जैसे कि प्लास्टिक कम रीयूज कर लेते हैं, मतलब कि प्लास्टिक कम दोबारा से तोड़ मोड़ के यूज कर लेते हैं, तो उसी तरीके से मतलब प्लास्टिक की तरह लचीलापन होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके की बात की गई है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी, बाल विकास, लचीलापन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से नहीं होता बल्कि अलग अलग गति से होता है, तभी तो उनमें। अब विकास अलग अलग दर से क्यों होता है? वो होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेज, मतलब कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उनके कारण जो है विकास वो इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग गति से होता है। केवल आनुवंशिकता, तो जहाँ पर भी केवल शब्द आपको जिस ऑप्शन में दिख जाए तो वहाँ पर आप अपना हाथ चूमना और बोलना जय सत्येंद्र सर, और जो है ऑप्शन को गलत कर देना, वहाँ पर वो आपका ऑप्शन 100% गलत होगा। अगला है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को गलत प्रभावित करता है, तो यहाँ पर इस 7वें क्वेश्चन का आंसर पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, मतलब कि हमें कौन सा ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। तो पहला हम कि विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, विकास की विशिष्ट दिशा होती है, कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती बल्कि विकास जो है बहुआयामी होता है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है बल्कि एक तो जो है यहाँ पर सिफेलोकोडल होती है सिर से पैर की, और एक होती है केंद्र से बाहर की ओर, जो कि मैंने आपको बताई अभी केंद्र से बाहर की ओर जो 2 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं कि कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि हम अनुमान लगा सकते हैं
कि मेरे सीटेट में इतने नंबर आएंगे, आपके सीटेट में 130, 140, 145, जितने भी नंबर आप अनुमान लगा सकते हैं। तो विकास की यहाँ पर भविष्यवाणी की जा सकती है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपना विकास कर रहे हैं, तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक अंत्यक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है दूसरा नेगेटिव है। नेगेटिव का भाई नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी असर्सन जो है यहाँ पर देखिए कि शिक्षकों को जो है बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर असर्सन है वो बिल्कुल सही है, गहन समझ होनी चाहिए कि बच्चों के विकास और जो अधिगम प्रक्रिया में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जो कथा असर्सन है और जो रीजन है वो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई व्याख्या करने वाली बात भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। तो यहाँ पर का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहले बताएगा कि विकास जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। तो विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। तो यहाँ पर एक सही ऑप्शन सही है कि पारस्परिकता को स्वरूप देते हैं जटिल तरीके से। कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला है 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। खुद की पहचान निर्माण करते हैं, खुद ही अपना निर्णय खुद लेते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि एडोलेसेंस जो स्टेज है, एडोलेसेंस में क्या होता है कि बच्चे जो है अपने माता पिता की तुलना में अपने फ्रेंड्स की या फिर खुद की राय ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी एडोलेसेंस, किशोर अवस्था हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए विकास की बाद की प्रक्रिया से जो है समन्वित होती हैं। तो यहाँ पर पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तो हो नहीं सकता, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है लगातार चलता है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत में कि समग्र निर्माण हेतु, सब कुछ के निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं जो अलग से होती रहती हैं, स्पेसिफिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं। शीर्षगामी और अधोगामी ये तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस नज़र से देखना चाहिए। अधिगम शैली चयन में मतलब कि उनको सिखाने की शैली जो चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस नज़रिए से देखना चाहिए। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं उन्हें जो है एक पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। क्योंकि उनसे अभिसारी एक चिंतन का स्वरूप होता है, स्वाभाविक होती हैं, वो विकास में प्राकृतिक होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक होती हैं और स्वाभाविक होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस उन्हें कोई एक्वायर नहीं करता। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में गलत हो जाएगा। चौथा अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले क्या डैश बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं एक बार पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स है। तो ग्रॉस मोटर जो स्किल होती है बड़ी मसल्स के यूज में, मतलब कि जो ज़्यादा काम आती है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, नाचना। तो इसमें जो है ग्रॉस मोटर काम आती है, तो ये ग्रॉस मोटर ज़्यादा काम आती है। वहीं अगर मैं फाइन मोटर स्किल की बात करूं तो जैसे कि लिखना हो गया, लिखते वक्त, बटन लगाते वक्त, चपाती तोड़ते वक्त, तो इन सभी कामों में जो हम फाइन मोटर स्किल मतलब कि मसल्स का कम यूज करते हैं,
फाइन मोटर का मतलब है कि मसल्स का कम यूज होना, और ग्रोस मोटर का मतलब मसल्स का हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब बच्चा है तो पहले कैसे क्या करेगा, पहले मसल्स का ज़्यादा यूज करेगा। अब हमने उसको अगर एक पेन पकड़ाया तो पहले पेन को जो पूरे हाथ में ऐसे मुट्ठी बंद करके तब पकड़ेगा, और फिर वो घसीटा मार्किंग करना चालू करेगा। उसको थोड़ी पता है कि पेन को जो है 2 उंगली से पकड़ना है, एक अंगूठे से 2 उंगली से। वो पहले पूरे 4 उंगलियों से और अंगूठे से पूरे ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेगा। तो उसने पहले क्या किया कि जो है ग्रोस मोटर स्किल्स का ज़्यादा यूज किया, उसने पहले ग्रोस मोटर स्किल का ज़्यादा यूज किया। लेकिन जैसे उसने बाद में जो है फिर धीरे धीरे उसको पता लगेगा, तो फिर वह अंगूठे से और 2 उंगली से पेन को पकड़ना सीखेगा। तो उसमें पहले ग्रोस मोटर स्किल आएगी और उसके बाद में फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थूल गति कौशल पहले और फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के कौशल। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कथन है। तो अधिगम सीखना और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है कथन यहाँ पर। तो अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है, बिल्कुल जो है अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कथन है। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित के सभी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। अब जैसे कि कहीं कहीं स्कूलों में जो है बच्चे जो माता पिता सोचते हैं कि टीचर ही उनका ध्यान रखेगा। माता पिता जो होता है लापरवाह होते हैं, उन्हें पढ़ाने लिखने पर ध्यान नहीं देते। स्कूल में जो पढ़ लिया बाकी घर पे ये काम कर ले वो काम कर ले। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो उनको चर्चा में शामिल करना चाहिए, बल्कि जो चर्चा में शामिल नहीं बल्कि पूरा ध्यान रखना चाहिए माता पिता को। तो पहला ऑप्शन ही जो यहाँ पर कथन है वो बिल्कुल सही है। अब तर्क क्या कहता है कि बाल विकास जो है पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, बिल्कुल। परिवार में जैसी भाषा होगी वैसा बच्चा सीखेगा, जैसा रहन सहन होगा वैसा सीखेगा। तो यहाँ पर बाल विकास जो है पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर दूसरा तर्क भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बच्चों के विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव कथन पूछा है यहाँ पर हमसे। तो यहाँ पर पॉजिटिव हम पढ़ते हैं कि विकास एक सहज रूप से होने वाली है प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इसका आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, हेरिडिटी के द्वारा, मतलब जो जेनेटिक फैक्टर है उनके द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वैसे बदलाव नहीं किया जा सकता। विकास में अगर जब वातावरण एनवायरनमेंट दे दे तो इसमें बदलाव हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत। आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था, डिटेल से समझाया था कि आनुवंशिकता में विकास में भूमिका होती है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद प्रारंभ होती है। तो विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद नहीं होती, बल्कि विकास तो जो है गर्भधारण से हो जाता है, इन्फेंसी स्टेज से ही। इन्फेंसी के बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड, फिर अर्ली चाइल्डहुड से आती है मिडिल चाइल्डहुड, और फिर मिडिल चाइल्डहुड से आती है लेटर चाइल्डहुड, और फिर लेटर चाइल्डहुड से आती है अडोलसेंस, और अडोलसेंस के बाद प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि सीटेट में हमसे जो अडोलसेंस तक की स्टेज पूछी जाती है। तो गर्भ से जब जो विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है, गर्भ से मृत्यु तक, मतलब कि वॉम्ब टू टॉम्ब जो है वो यहाँ पर विकास चलता है। तो यहाँ पर जो है शैशवावस्था के बाद विकास नहीं होता, बल्कि चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो पहला बिल्कुल सही है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें यहाँ पर जो है सही कथन पूछा है कि आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत। पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, विकास का प्रभाव निश्चित नहीं होता, घटता बढ़ता भी रहता है। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है। केवल, जहाँ पर भी केवल शब्द आए, मैंने क्या कहा कि अपने हाथ को चूमना और बोलना जय सत्येंद्र सर, और इसको काट देना। इस पर मतलब आपको बिल्कुल आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ये 100% गलत होगा। तीसरा ऑप्शन केवल आ गया, फिर आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाए। चौथा ऑप्शन पढ़ो यहाँ पर, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कि तो यहाँ पर असर्शन है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो मैंने वहाँ पर क्या बताया, फिगर जहाँ पर बताई थी कि सारे विकास होने चाहिए साथ साथ में। अगर कोई भी विकास नहीं होगा, अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो ये सभी सब विकास को प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को, इमोशनल डेवलपमेंट को, सारे विकास को प्रभावित करेगा। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि एकीकृत है, मतलब इंटर रिलेटेड है आपस में सारे विकास। तो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है कि विकास जो है शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये सारे विकासों को प्रभावित करेगा। दूसरा है तर्क अब कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। बचपन क्या, जब वयस्क होते हैं, आप जब अब पढ़ रहे हैं तब भी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप मुझसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तर्क भी यहाँ पर सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्य और व्यवहारों के तर्क करने की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। मतलब कि एक दूसरे से पारस्परिकता और दूसरे व्यक्तियों के कार्य व्यवहारों के तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन देता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट तो होने नहीं वाला, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। और जब हम तर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है, नैतिक विकास। तो यहाँ पर नैतिकता होगी तो ही यहाँ पर जो मोरल डेवलपमेंट होगा, तो ही यहाँ पर जो विकास होगा उसका, वह तर्क व्यवहार कर पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थे आज की क्लास में जो है टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो मैंने यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और अब आप मुझे जो है एक बार जो है अपना टारगेट बताई जाइए और कितना है, कमेंट में टारगेट जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने जो है, एक ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, सीटेट के सीडीपी के नए टॉपिक के साथ, जो कि उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, ताकि अगले क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और मैंने यहाँ पर जितने भी जो 20 क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सीटेट का सीडीपी का पेपर 30 में से 30 करने वाला कोई नहीं है। अब आपका डेवलपमेंट चैप्टर से जो है आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है डेवलपमेंट से, ये मैं गारंटी से देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको डेवलपमेंट को इन 20 क्वेश्चन को करके जाना है, पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स अब हम मुझे एक बार जो है कमेंट में बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन सही थे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स।